Hey guys, welcome back. So this is part 8 of analyzing EMS, consumer durables and defense tech space. Defense tech को तो हम कवर कर चुके हैं अच्छे से. अब कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी हमने कुछ कंपनीज देखी थी. इस वीडियो से हम जो एक दो सीरीज को अब शुरू करेंगे, एक दो तीन आई थिंक दो तीन वीडियोस की जो सीरीज अभी हम करेंगे वो करेंगे एसी स्टॉक्स के ऊपर. तो उसमें आएगा आपका पहले ईपैक ड्यूरेबल्स एंड वर्चुअस ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे में आएगा पीजीईएल एंड एम्बर, एंड देन लास्ट में हम सबका P2P करेंगे. ठीक है. तो ईपैक ड्यूरेबल्स मैंने इसलिए चुना है इसमें क्योंकि आज ही उसके रिजल्ट्स हैं. तो दिस एक्ट्स एज अ रिफ्रेशर कि क्या हुआ था ईपैक ड्यूरेबल्स में Q2 में, एंड व्हाट हैज द मैनेजमेंट टोल्ड, गाइडेंस क्या है, एंड उसके बेसिस पे व्हाट इज दैट आई विल बी लुकिंग फॉर इन द रिजल्ट्स. ठीक है. अगेन दिस शुड इन नॉट इन एनी वे बी टेकन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है ये. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. ठीक है. EPAC Durables market cap 4400 करोड़, सेल्स इन Q2 ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस 112% से बढ़ी. जो ग्रॉस इनकम है वो 100% से बढ़ा. तो सेल्स 112%, ग्रॉस इनकम 100%, तो कम स्पीड से बढ़ा. इसका मतलब ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा इरोशन आया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. बट एबिटा जो इनकम है आपकी, जो उसका नेक्स्ट आता है आइटम जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो सिर्फ 25% से बढ़ा है. तो 112%, 100% एंड सीधा 25%. तो देयर इज अ बिग ड्रॉप यहाँ पे, राइट. तो अभी मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ हमें क्या क्या चीजों को समझना है, उसको हम वापस आएंगे एंड देन समझेंगे कंपनी ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने क्या बोला, ऐसा क्यों हुआ. तो पहली चीज हमें समझनी है ग्रॉस इनकम क्यों कम हुई, और दूसरा एबिटा में इतना बड़ा ड्रॉप क्यों आया है एबिटा इनकम में. ठीक है. जब आपकी ग्रॉस इनकम 100% से बढ़ी है तो एबिटा इनकम क्यों 25% से बढ़ रही है सिर्फ, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन का इरोजन आया है. ठीक है. अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो वो 40% से कम हुआ है. एबिटा इनकम आपका 25% से बढ़ा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपका वो 40% से कम हुआ है. और अगर आप अदर इनकम निकाल दो तो वो 80% से कम हुआ था, राइट. तो अदर इनकम ने थोड़ा सा इस बार बचा लिया है कंपनी को, वरना यहाँ पे और बुरा हो सकता था रिजल्ट. जो पैट है वो भी 40% से कम हुआ है. एंड दैट्स ऑल. ठीक है. तो हमने अभी तीन चीजें देखनी है कि ग्रॉस इनकम आपका क्यों कम हुआ. द रीजन इज उसका कि जो एसी की कंट्रीब्यूशन होती है ना Q2 में, तो जो ये कंपनी है ये मैन्युफैक्चर क्या करती है, आपके एसीज, मेजॉरिटी इनकम यहीं से है. एंड एसीज की डिमांड इज सिक्लिकल, इट्स नॉट कि थ्रू आउट आपको डिमांड आती रहेगी. क्यों? क्योंकि देखो आप अगर Q1 है आपका, Q1 में गर्मियां होती हैं, राइट. तो और Q4 का भी आधा जो पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा गर्मियां आने लग जाती है. तो Q4 Q1 में मेजॉरिटी सेल्स होंगी आपकी टू कंज्यूमर्स फॉर एसीज. अब अगर आपको Q4 और Q1 में भर के सेल्स करनी है तो आपको Q3 से ऑर्डर देने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरर्स को. एंड गिवन ईपैक एक मैन्युफैक्चरर है तो उनका तो Q3 से काम शुरू हो जाता है. तो Q3, Q4 एंड Q1, दीज आर दी गुड क्वार्टर्स फॉर ईपैक. हाउएवर Q2 में, क्योंकि देखो Q2 के बाद कौन से क्वार्टर है, Q3 एंड Q4 आधा, राइट. तो जो Q3 एंड Q4 आधा है वो तो पूरी सर्दियां ही है, वहां पे एसी का कोई डिमांड नहीं है. तो इसलिए Q2 में ज्यादा एसी का बिजनेस नहीं आता है. हाउएवर इस बार क्या हुआ, क्योंकि एक्सटेंडेड समर्स थी, इसके कारण इनके पास जो इन जनरल इंडस्ट्री में डिमांड थी फॉर एसीज वो बढ़ी हुई थी. हेंस इनके पास भी ज्यादा ऑर्डर आए. नाउ अर्लियर Q2 ऑफ 24 में क्या होता था कि इनका जो रेवेन्यू जो स्प्लिट होता था वो एसी बिजनेस से इनका आता था आई थिंक 40% एंड 60% आता था नॉन एसी बिजनेस से. उसमें ये जैसे मिक्सर ग्राइंडर, आपका इंडक्शन कुकवेयर, ये सारी चीजें बनाते थे. ठीक है. अभी इस बार क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ एसी बिंग 40% वो 70% आ गया, राइट. एंड गिवन दैट एसी के मार्जिन ये दूसरे जो कंपोनेंट, जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जिसके बारे में हमने बात की, मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन कुकवेयर एंड ऑल ऑफ दैट, उनसे कम होते हैं. हेंस यहाँ पे ग्रॉस इनकम आपकी थोड़ी सी कम होगी, ग्रॉस मार्जिन थोड़े कम हो गए, विच इज ऑल राइट. मेजर ब्लो कहाँ आया था कि जब ग्रॉस इनकम आपकी 100% से बढ़ी है तो एबिटा क्यों आपका 25% से बढ़ा है सिर्फ. द रीजन इज यहाँ पे कि दिस इज बिजनेस बेस्ड रीजन कि एम्प्लॉय कॉस्ट आपका एक तो 61% से बढ़ा, दूसरा आपका अदर एक्सपेंसेस 200% से बढ़ा. इसका मतलब क्या है, देखो इन्होंने अपना एक नया प्लांट इनॉग्रेट किया था श्री सिटी में, जिसकी
Q2 में सिर्फ 10% यूटिलाइजेशन है बिकॉज ऑफ सीजनल डिमांड ही नहीं है, राइट? मतलब डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा है बट इतनी नहीं है कि वो यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा ले। एंड जब भी आपने एक नया प्लांट लगाया है, जो भी आप लैंड पे उसको मतलब लगा रहे हो, आप उसका रेंट पे करोगे, आप जो भी आपने लोग वहाँ पे रखे हैं, मिनिमम मेंटेनेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो सब तो आपका जाहिर है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नया प्लांट है, ऑफ सीजन है, राइट? तो इसके कारण क्या हुआ है यहाँ पे कि आपका जो लाइक फिक्स कॉस्ट तो आ गए आपके पास, कि आपके पास एम्प्लॉय कॉस्ट भी है, आपके पास अदर एक्सपेंसेस भी है जो इतनी स्पीड से बढ़ा, बट रेवेन्यू में वो इंक्रीज नहीं आ पाया क्योंकि वो यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है उस चीज का, राइट? तो इसके कारण क्या हुआ कि आपका जब ग्रॉस इनकम 100% से बढ़ा, उसमें से एम्प्लॉय कॉस्ट आपने निकाली, अदर एक्सपेंसेस निकाले, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो इसमें अदर एक्सपेंसेस में आता है, ये सारी चीजें जब आपने निकाली तो एबिटा सिर्फ 25% से इंक्रीज हुआ, डिस्पाइट द सेल्स भी इंक्रीजिंग बाय 112%। अब इसके बाद जो एबिटा के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो एबिटा 25% से बढ़ा बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% से कम हुआ। इसका रीजन क्या है? एक तो आपका फाइनेंस कॉस्ट 70% से बढ़ा, एंड दूसरा आपका जो डेप्रीसिएशन है वो भी 40% से बढ़ा। अब ऑब्वियसली आप इतने बड़ा जब आप प्लांट लगा रहे हो तो क्या कहते हैं, आपकी डेप्रीसिएशन कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ा। एंड देन फाइनेंस कॉस्ट जो है वो उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए था, देयर वाज एन लाइक फाइनेंस कॉस्ट का एक और रीजन है विच इज कि क्या होता है कि जैसे जब आप लेट्स से देयर आर आपके कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स आपके पास आए, उन्होंने आपके पास बिल बना 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब जो कस्टमर्स हैं वो यूजुअली आपको थोड़ी देर बाद ये पैसा देते हैं, स्पेशली जब आप एक B2B बिजनेस में हो, राइट? B2C में तो इतना ज्यादा नहीं होता बट B2B बिजनेस में ऐसा हो जाता है। तो B2B बिजनेस में क्या है कि आप ये जो बिल है इसको लेके जाके बैंक के पास रख के आप अपना पैसा उसी वक्त ले सकते हो, बट थोड़ा सा आपको कम पैसा मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक कह रहा है कि एट अ लेटर डे हम जाके तुम्हारे कस्टमर से पैसा ले लेंगे, तुम हमें क्या कहते हैं, अभी के लिए तुम्हें इतना पैसा दे देते हैं, या वॉट एवर अरेंजमेंट देयर इज, द पॉइंट बीइंग कि आपको उसी वक्त पैसा मिल जाएगा। हाउएवर उसका जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा है कंपेयर टू अगर आप एक वर्किंग कैपिटल लोन ही ले लो डायरेक्टली बैंक से। तो इसलिए इन्होंने वर्किंग कैपिटल लोन लिया एंड आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। एंड हेंस आपको ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाइक डिक्रीज हो गया, एंड ओवरऑल ये पैट भी नेगेटिव था इस क्वार्टर में, लाइक डिक्रीज भी हुआ ही है 40% से बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, एंड वो नेगेटिव भी था इन ऑल, लाइक प्रॉफिटेबल नहीं था ये क्वार्टर। Q2 वैसे लास्ट ईयर का भी नॉन प्रॉफिटेबल ही था बिकॉज इट्स द लीनेस्ट क्वार्टर फॉर दिस इंडस्ट्री, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल पे जाते हैं, तो बिफोर दैट जस्ट वन थिंग, करंट पी ऑफ द स्टॉक आई थिंक 85-90 के आसपास चल रहा है। बिजनेस मॉडल जो है सबसे पहले इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओडीएम ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ओडीएम क्या होता है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एसडीए क्या है? एसडीए में आपके आते हैं प्रोडक्ट स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस में इंडक्शन कुकर, जूसर, मिक्सर एंड वाटर डिस्पेंसर, ठीक है, ये तीन आते हैं। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, देहरादून, भिवाड़ी एंड श्री सिटी में, श्री सिटी बीइंग द न्यूएस्ट वन। 80 to 85% यहाँ पे फिनिश्ड RAC कंपोनेंट से रेवेन्यू आता है, मतलब जो AC बिजनेस के फिनिश्ड पार्ट्स हैं, जैसे पूरा आपका जो इंडोर यूनिट होता है, एक आपका जैसे स्प्लिट AC, एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है, जो आपका विंडो AC होता है उसमें एक ही पूरा यूनिट साथ में पैक होके आता है, ठीक है। तो ये जो फिनिश गुड्स हैं 80 to 85% उन्होंने रेवेन्यू बनाया। स्मॉल पार्ट इसमें आपका क्या कहते हैं RAC कंपोनेंट्स का भी होता है। इस क्वार्टर में 80 to 85% नहीं है, वैसे ये यूजुअली इतना रहता है फॉर द कंपनी फॉर अ होल ईयर। तो स्मॉल लाइक थोड़ा सा कंपोनेंट, थोड़ा सा जो रेवेन्यू शेयर है वो कंपोनेंट से भी आया था इनको, एंड कैप्टिव फैसिलिटी ही मोस्टली है बेसिकली, जो भी ये कंपोनेंट बना रहे हैं, लाइक जितने भी इनके कंपोनेंट्स यूज होते हैं 75% ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड उन सारे कंपोनेंट्स में ये मोस्टली उसको इंटरनल यूज के लिए ही ले लेते हैं, ठीक है, उसी में यूज जाते हैं। इनके कस्टमर्स इंक्लूड्स वोल्टास, हायर, फिलिप्स, गोदरेज, डाइकिन, हैवेल्स, बॉश, ठीक है, तो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इनके। प्रोडक्ट्स में क्या आता है? सबसे पहले AC यूनिट, तो AC में आपका इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, विंडो AC, एयर कूलर। स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस में आ जाएगा इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर। इसके अलावा जो भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो लगते हैं फॉर AC मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे ये मैन्युफैक्चर करते हैं इन हाउस ही ये कंपोनेंट्स, एक्सेप्ट फॉर कंप्रेसर।
तो इसमें आ जाता है शीट मेटल, प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली, इंडक्शन कॉइल, हीट एक्सचेंजर, ये सब। अपकमिंग में क्या है? फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एयर फ्रायर, हेयर ड्रायर, इंडक्शन वाटर हीटर, ठीक है, ये 4। अब कॉन कॉल के बारे में बात करते हैं। तो ये मोटा मोटा हम बिजनेस के बारे में समझ गए कि एसी डोमिनेटेड बिजनेस है, इसमें एक साइक्लिसिटी होती है, Q2 सबसे लीनेस्ट होता है, जिस कारण इनका Q2 पिछले साल भी नेगेटिव था, इस साल और नेगेटिव था। बहुत बड़ा पार्ट इसका ये था कि इनका एक नया जो प्लांट है वो इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। हाउएवर लीन क्वार्टर था क्योंकि, तो ज्यादा यूटिलाइजेशन वहां नहीं आई है, एंड हेंस आपके फिक्स कॉस्ट तो थे बट आपका रेवेन्यू नहीं था और आपके मार्जिन काफी गिर गए, ठीक है। इसके अलावा ये ट्राई कर रहे हैं स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस में जाने का, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का भी एज वेल। अब कॉन कॉल में जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लॉस क्यों हुआ इस क्वार्टर में एंड वो मार्जिन क्यों कम हुए? पहले तो मार्जिन ऑफ एसी हमने देख लिया कम हुआ था, लाइक मार्जिन ऑफ एसी कम है स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस की वजह से, एंड क्योंकि कॉम्पोजिशन में चेंज आया, हेंस यहाँ पे ऐसा हुआ। सेकेंड इज यूटिलाइजेशन ऑफ श्री सिटी जस्ट 10% है क्योंकि ऑफ सीजन है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा है कि इन्होंने वो बिल डिस्काउंटिंग वाला नहीं किया था, जिसके कारण इनको फाइनेंस कॉस्ट जो है वो ज्यादा देनी पड़ गई, ठीक है। नाउ श्री सिटी करंटली जो है वो सिर्फ एसी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। अभी जो स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज है वो सेटअप, लाइक उनकी लाइन सेटअप हुई है। तो होता क्या है कि यार देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, एसी है, उसमें एक बाहर आपको लाइक प्लास्टिक का पार्ट दिखेगा, अंदर मेटल के पार्ट्स होते हैं और भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। अब ये शीट मेटल के पार्ट्स और प्लास्टिक के पार्ट जो हैं, ये आप स्पेसिफिकली ऐसे नहीं होता है कि आपकी फैसिलिटी सिर्फ एसी के ही पार्ट्स बना सकती है। आप उसको चेंज करके आपको मिक्सर ग्राइंडर का पार्ट बनाना है वो बना सकते हो, इंडक्शन कुकर का बनाना है, वॉशिंग मशीन का बनाना है, रेफ्रिजरेटर का बनाना है। तो बेसिकली एक ही फैसिलिटी से आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इन सबको असेंबल करने के लिए, लाइक जो एसी की असेंबली लाइन है वो हमेशा अलग होगी कंपेयर टू वॉशिंग मशीन की असेंबली लाइन। तो ये सारी असेंबली लाइंस इनको सेटअप करनी पड़ती है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो मोर और लेस सेम ही रहता है इनका, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि वहां पे एसी प्रोडक्शन ही हो रही है, हाउएवर स्मॉल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस के जो असेंबली लाइंस है वो सेटअप होनी है अभी, ठीक है। एंड दे विल मतलब स्टार्ट हैविंग यूटिलाइजेशन फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स इसकी। वॉशिंग मशीन लाइन तो Q3 में स्टार्ट हो जाएगी, कूलर Q3 Q4 के बीच में स्टार्ट होगा। एज यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस, एबिटा मार्जिन्स विल कम बैक टू द नॉर्मल लेवल। लास्ट ईयर 8% के आसपास, 8.1 8.2% किया था। इस पूरे ईयर की भी वही गाइडेंस है। H1 ऑफ 24 मतलब लास्ट ईयर के H1 में इनका बिट्टा मार्जिन आई थिंक 6% था, जबकि H2 ऑफ 24 में 9.2% था। एंड गिवन दैट इनका ज्यादातर लाइक H2 जो है वो हेवियर होता है H1 की वजह से, हेंस आपका 8% जो है वो एवरेज इनका बैठा, ठीक है। नाउ राइट, तो बाय ईयर एंड दिस ईयर मिनिमम यूटिलाइजेशन 30% श्री सिटी में, एंड नेक्स्ट ईयर तो ये 60% ऑनवर्ड्स जाएगी। इनका एक बहुत ही मेजर, इनके एक दो अनाउंसमेंट्स इन्होंने की थी। पहली अनाउंसमेंट थी विद हिसेंसे। हिसेंसे बेसिकली एक चाइनीज कंपनी है, एक फेमस चाइनीज कंपनी है आई थिंक, जो काफी ज्यादा कंज्यूमर गुड्स जैसे तोशिबा वगैरह है वो उन्हीं की कंपनी है। जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके टीवीज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, ये सब बेचते हैं। तो हिसेंसे पार्टनर कर रहा है ईपैक के साथ टू मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर्स एंड होम अप्लायंसेज इन इंडिया। एयर कंडीशनर्स में तो लाइक एसी है, होम अप्लायंसेज में वॉशिंग मशीन वगैरह स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज भी आ जाएंगे। इसके लिए न्यू फैसिलिटी करेंगे आंध्रा में शुरू, एंड इनका टारगेट है कि इस पूरे कोलैबोरेशन से 8500 करोड़ ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे विद इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। एंड FY24 का रेवेन्यू जो है वो 1400 करोड़ था, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली कितना ये 5-6 टाइम्स जो है वो रेवेन्यू करेंगे अपने करंट रेवेन्यू से थ्रू दिस पार्टनरशिप, ठीक है। तो हाँ, इस फैसिलिटी से जो ये सेटअप करेंगे, इससे ये बोथ इंडियन एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों को देखेंगे। ये तोशिबा वगैरह तो यूरोप में काफ़ी फेमस है। इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी 250 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। ये एसी बिजनेस इंक्लूड कर रहा है, कंपोनेंट बिजनेस नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया। उसके भी आएंगे 40-50 करोड़ के आसपास खर्चा, जैसा मैनेजमेंट ने बोला है। एंड इसके अलावा जो बाकी जो वर्टिकल्स हैं, जहाँ जैसे टीवी वगैरह अगर ये जाएंगे तो वो तब डिसाइड होगी जब ये थोड़ा सा काम इनके साथ कर लेंगे एंड बाकी वर्टिकल्स पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। इनके जो IPO प्रोसीड्स हैं वो 230 करोड़ के आसपास है। तो देखो, हमेशा इन बिजनेसेस में क्या प्रॉब्लम आएगी कि
आपका टॉप लाइन तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमेशा इन्वेंट्री में, आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो नेगेटिव है, तो एसेंशियली आपको कोई कैश नहीं मिल रहा है बाहर बिजनेस से, आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है बट वो कैश एग्जैक्टली आपके बैंक बैलेंस में जा नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो क्या होगा कि आपको अपने लाइक सस्टेन करने के लिए जो ऑपरेशंस है आपको वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ेगा, एंड अगर आपको फर्दर एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए या तो आप लॉन्ग टर्म लोन लो या आप आईपीओ करो। इस कंपनी ने आईपीओ किया, तो अब आईपीओ के प्रोसीड्स आपके पास पड़े हैं, आपको पता है 240 करोड़ नेक्स्ट 3 ईयर में जनरेट होगा। हाउएवर इसके अलावा भी अगर आप आरओई ऑफ बिजनेस देखो, आई थिंक वो अभी काफी कम है, लेकिन फॉर दी होल ईयर आई थिंक वो डबल डिजिट्स के आसपास आ जाएगी जैसा कंपनी ने बोला है। तो एसेंशियली मेरा कहने का क्या मतलब है कि अभी एक कंपनी का बिजनेस है H1 में, जहां पे आपका जो लाइक जो टॉप लाइन है बॉटम लाइन है अच्छे पेस से बढ़ा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में बैंक बैलेंस देखो तो बैंक बैलेंस आपका नहीं बढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो आपका कैश फ्लो तो कम ही हुआ है यहाँ पे, राइट। तो कैश फ्लो जो है आपका बैंक का जो बैलेंस है एक्चुअल में वो कम हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि आगे जाके हमें 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करना है, वो कहाँ से आएगा पैसा, राइट, क्योंकि आपका जो कोर ऑपरेशन है उसमें तो आपको पैसा डालना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ रही है, आपको लोग बढ़ाने पड़ रहे हैं, आपका वर्किंग कैपिटल लाइक आपको लोग वाला पॉइंट गलत बोल दिया, बट आपको इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ रही है, आपसे जो लोग सामान लेंगे, जो क्लाइंट सामान ले रहे हैं आपसे, वो आपको देर बाद देंगे, और आपको लेकिन अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स को जल्दी पैसा देना है। तो एक यहाँ पे आपको खुद एक कैपिटल का सोर्स करना पड़ेगा, यूजुअली बैंक्स होते हैं या फिर आईपीओ प्रोसीड्स होते हैं, टू फंड ऑल ऑफ दिस। प्लस इसके साथ साथ आप कह रहे हो जो आपके ऑपरेशन जो है, जो आपका पैसा मांग रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करने लगे 240 करोड़ के, तो उसका कहाँ से आएगा पैसा उसमें डालने के लिए। तो वो जो कंपनी ने बोला, वो बोला कि 240 करोड़ आईपीओ प्रोसीड हमारे पास पड़ा, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज जुलाई इन Q2 से ये प्लान कर रहे हैं ये शुरू करने का, लाइक जो प्लांट है फॉर हिसेंसे, तो आप लगा सकते हो कि रियल इम्पैक्ट इसका Q3 Q4 ऑनवर्ड्स के आसपास आएगा, क्योंकि दैट इज वेयर द एसी बिजनेस स्टार्ट हो, और स्टार्टिंग में हिसेंसे के साथ तो एसी बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं ये। दूसरी जो अनाउंसमेंट थी वो थी पैनासोनिक के साथ, कंपोनेंट्स के लिए ही है ये, इन भिवाड़ी एंड श्री सिटी प्लांट, पीसीबीए भी है इसमें, ठीक है। प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली फॉर दी एसी पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स अगेन फॉर एसी पार्ट, ठीक है। तो एसी इन बिजनेस में क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी डिमांड है, तो ये जो कंपनीज हैं पैनासोनिक, वोल्टास वगैरह, ये सारी इन हाउस ही अपनी एसी फैसिलिटीज कर रहे हैं। अभी तक ये आउटसोर्स कर रहे थे, अपना ब्रांड लेबल लगा रहे थे, बट अब ये इन हाउस ही बनाए जा रहे कैपेसिटी। हेंस ये जो बिजनेसेस हैं, ईपैक हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, एम्बर, वो आप अच्छे से एनालाइज करो, उनकी स्टोरी पढ़ो क्या था, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो भी पहले ऐसे पूरा सप्लाई करते थे लाइक फुल यूनिट्स, अब वो कंपोनेंट बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कंपोनेंट बिजनेस में मार्जिन तो ज्यादा है आपका, लेकिन ऑब्वियसली आपका अगर एक पूरा एसी का यूनिट आपका 20,000 का है, तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो 20,000 से कम के ही होंगे, तो आपका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, लेकिन मार्जिन बढ़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चलता रहेगा, राइट। अगले आई थिंक 1-2 साल में तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, बट उसके बाद डेफिनेटली आएगी, ठीक है। मतलब डेफिनेटली आ सकती है। तो Q3 एंड Q4 इनका हेवियर होता है, दे आर होपिंग फॉर अ गुड सेट। देयर नेम ऑफ द गेम इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्टर इज की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन अक्रॉस द सीजन हमें चाहिए, ठीक है। तभी आपका जैसे Q2 में इनके साथ हुआ वैसा नहीं होगा, आप पूरी फैसिलिटी को यूज कर पाओगे, अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं है, एटलीस्ट लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज इन दी ऑपोजिट साइड से आप बच पाओगे, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है वो 25 के यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी इन्होंने सेटअप की है। इसमें इन्होंने बोला है कि हाँ सॉरी, तो ये 25 के पर मंथ की कैपेसिटी अभी इनिशियली सेटअप हुई है। Q3 Q4 में ये स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी Q3 में ही स्टार्ट हो जाएगा ना वॉशिंग मशीन, यस। एंड दे कैन यूज कंपोनेंट, तो जैसे मैंने बोला था वो फंजिबिलिटी है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी है, शीट मेटल पार्ट्स एंड वॉट एवर, राइट, वो सब तो आप वॉशिंग मशीन के लिए भी यूज कर सकते हो, एसी के लिए भी यूज कर सकते हो, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। इट्स दी असेंबली लाइन जहाँ पे डिफरेंस आता है। एसी मार्जिन अराउंड 14.5 to 15% के आसपास होता है ग्रॉस मार्जिन। एसडीए एंड कंपोनेंट बिजनेस लाइक 1 परसेंटेज पॉइंट इससे ज्यादा, तो 15.5 to 16%, एंड वॉशिंग मशीन भी 15% के आसपास वाला ही बिजनेस है, ठीक है। 60 to 70% ऑफ देयर ओवरऑल फिक्स्ड एसेट्स
come under like manufacturing. Again आपका assembly is just one small part of it, manufacturing main है. तो 60 to 70% like there is no surprise कि इनका जो overall fixed asset है 60 to 70% are manufacturing assets. ठीक है. इसके अलावा इन्होंने टारगेट दिया 8% EBITDA मार्जिन का इस ईयर के लिए. 2.6% था ये फिगर इन Q2 ऑफ 25. हाउ एंड Q2 ऑफ 24 में ये 4.3% था. H1 ऑफ 24 इन्होंने बोला था 6% के आसपास है. मतलब मैंने कैलकुलेट किया H1 ऑफ 24, लास्ट ईयर का H1 6.1%, 6% के आसपास था. H2 जो है वो भी आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस, जो H1 ऑफ 25 है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा मार्जिन का डिफरेंस नहीं आया है. H2 ऑफ 24 हाउएवर 9.2% था. SDA ज़्यादा था, आपका यूटिलाइजेशन ज़्यादा थी, तो इस कारण प्रॉबेबली आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. ठीक है. एंड इसलिए आपका एट द एंड उन्होंने बोला 8% तक आ जाएगा एज एंड व्हेन श्री सिटी की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, हम पीक सीजन में जाएंगे. तो एक्सपोर्ट जो है इनका वो अभी स्मॉल है. हाउएवर दे सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है. और यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस क्लियरेंसेस के लिए डाले हुए हैं, वो इनको ओवरसीज फॉर द ओवरसीज मार्केट ये Q3 एंड के तक ये कह रहे थे कि आ जाएंगे. तो प्रॉबेबली हमें अभी सुनने को मिलेगा, क्योंकि Q4 भी अभी हम 1 महीना हो चुका है Q4 को निकलते हुए. तो अभी जब कॉन कॉल होगी मंडे को तो हमें इनसे सुनने को मिलेगा इस पे. Q4 जो है वहाँ पे ये स्टार्ट कर देंगे एक्सपोर्ट टू अ फ्यू न्यू जियोग्राफीज लाइक US. ठीक है. नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ये कह रहे हैं 40 to 50% ग्रोथ एंड EBITDA मार्जिन एंड 8% जो है वो डुएबल है. इन्होंने इस साल का भी कुछ टारगेट 45-50 दिया था, फिर 60 कर दिया था Q2, लाइक 60% बोला था Q2 में, एंड दे डिड 100%, राइट. तो अब इससे ज़्यादा जो है ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. हाँ, नाउ 75% कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इनकी इन हाउस है, ये हम बात कर चुके हैं. हाउएवर अगर आप लाइक जो इनके कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए. हीट एक्सचेंजर लोगे तो उसके लिए भी तो कॉपर ट्यूब्स चाहिए. अगर आप ऐसे देखो तो 50% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है एंड 50% जो है ये मतलब इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही यूज करते हैं. ठीक है. FY26 का ग्रो ड्राइवर होगा कूलर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंपोनेंट बिजनेस. AC तो आपका बढ़ेगा ही एंड हिसेंसे भी Q2 ऑनवर्ड्स आपका आ जाएगा. हाँ, इसके अलावा देर इज़ वन कंसर्न इन द इंडस्ट्री कि आपकी जो अभी तक जो कॉपर है वो आप चाइना से इंपोर्ट करते हो, जो इन सब में चीज़ों में लगती है, राइट. हाउएवर BIS जो सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायरी होने वाली है. तो एवरी कंपोनेंट विच इज़ इम्पोर्टेड, एवरी प्रोडक्ट विच इज़ इम्पोर्टेड, लाइक जो कॉपर वगैरह है ये BIS सर्टिफाइड होनी चाहिए. गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम ये एक्सपायर्ड जब हो जाएगा तब देर इज़ अ रूमर आई थिंक कि इसको रिन्यू नहीं करा जाएगा फॉर चाइनीज कंपनी टू प्रमोट इंडिया के अंडर ही मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. हाउएवर ये कह रहे हैं कि हम सारे एज लाइक अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हम गवर्नमेंट के पास कह रहे हैं कि इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, क्योंकि अभी इंडिया की कैपेसिटी को, इंटरनल कैपेसिटी को रैंप अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड दिस विल कॉज हार्म इन बिजनेसेस अगर ये आगे आपने एक्सटेंड नहीं की. अब अगर हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो फुल ईयर 80% ग्रोथ अगर माने, H1 में 90% ग्रोथ था, तो अगर फुल ईयर की 80% ग्रोथ माने एंड पैट मार्जिन में 2% मान रहा हूँ, क्योंकि इनका FY24 का आई थिंक 2.5 या 2.4% के आसपास था, सॉरी, एंड मैं अभी 2% मान रहा हूँ. तो इनका पैट कुछ 511 मिलियन के आसपास आता है. EPS 5.4 रुपीज़ एंड फॉरवर्ड पी अराउंड 82 के आसपास आता है एंड इनकी करंट पी जो है वो 90 ही है, तो आसपास ही है उसके. ठीक है. अगेन मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता. आई थिंक बाकी कैलकुलेशंस आपको खुद करनी है. एंड यस, तो ईपैक ड्यूरेबल्स के बारे में ये था. काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी, अच्छे सेक्टर में, एंड देखते हैं Q3 में क्या आज रिजल्ट्स आते हैं इनके. दूसरा है वर्चू, और आपको Q3 के रिजल्ट्स में देखना क्या है कि EBITDA मार्जिन स्पेसिफिकली आपको इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड का टारगेट वो है एंड टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन रहनी चाहिए. दूसरा है वर्चुअस ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स. मार्केट कैप 1140 करोड़ है. सेल्स इन H1 ऑन ईयर बेसिस 30% से बढ़ी. ग्रॉस इनकम 18.2% से बढ़ा. EBITDA जो है वो आपका 7.1% से बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120% से बढ़ा. अगर आप अदर इनकम दोनों से निकाल दो तो 70% से ही बढ़ा था ये फिगर, 77% से. तो
तो एबिटा तक आपका 7% ग्रोथ था, आपका सेल्स 80% ग्रोथ था। तो सेल्स 80% ग्रोथ, ग्रॉस इनकम 18.2% ग्रोथ, ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा कम हुए ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि इसका भी रीजन है, डिस्कस करेंगे। देन ग्रॉस मार्जिन के बाद जो एबिटा मार्जिन है, एबिटा इनकम है, वो 7.1% से ही बढ़ी। एंड देन उसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो एकदम से एक 120% से बढ़ गया। द रीजन फॉर दैट इज, एक तो आपका डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन 40% से कम हुआ है ऑन ईयर बेसिस। एंड हाँ, तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन था। एंड देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप अदर इनकम हटा दो तो 77% से बढ़ा था, बट अगर आप अदर इनकम इंक्लूड करो तो 120% से ऑन ईयर बेसिस, कुड बी बिकॉज ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि नॉट प्रॉब्लम आई वुड से, बट ये एक फिगर है कि अदर इनकम अगर नहीं होती तो 78% से ही बढ़ता। एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन कम होने की वजह से ये है। तो दो चीजों के कारण है, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन कॉस्ट कम हुआ, एंड दूसरा आपका जो अदर इनकम है वो बढ़ गई। हेंस आपका एबिटा जो है वो सिर्फ 7.1% से बढ़ा था, लेकिन पैट जो पीबीटी है वो आपका 118% से बढ़ गया। एंड आपका फाइनली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 145% से बढ़ा, एंड ईपीएस 87% से। तो अच्छे फिगर्स ऑब्वियसली बॉटम लाइन के पर्सपेक्टिव में, बट ये जानना जरूरी है कि ये हुआ ही क्यों, ठीक है। सेल्स ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली कम थी कंपेयर टू ईपैक। अब इस इंडस्ट्री में आप ईपैक, एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखो तो वर्चुअसो फोर्थ पे आता है डेफिनेटली, एंड बाय फार मार्जिन। करंट पी ऑफ द स्टॉक इज एट 97, ठीक है। बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। एसीज पहला इनका बिजनेस है, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट एंड कंपोनेंट्स, सेम जैसे ईपैक का बिजनेस है। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान में रखनी जरूरी है कि आउटडोर यूनिट्स के मार्जिन कम होते हैं कंपेयर टू इंडोर यूनिट्स बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व। हाउएवर इनके पास क्या था कि आउटडोर यूनिट्स की जो मतलब जो सोर्सिंग थी वो कम हो रही थी। अब ये एज यूनिट्स जो है फुल यूनिट्स बेचते हैं, उसके कारण इनके मार्जिन ओवरऑल कम आ रहे हैं। तो दैट इज वन रीजन, ठीक है। 6 to 8% मार्जिन है यहाँ पे एसीज का। एंड दूसरा जो है वर्टिकल वो एलईडी है। एक्चुअली 2019 में ये सिर्फ एलईडीज ही मैन्युफैक्चर करते थे, उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज किया है। 20% यहाँ पे शेयर है, एंड दिस इंक्लूड्स एलईडी लैम्प, स्ट्रीट लाइट्स एंड पैनल्स। 10 to 15% इनका मार्जिन होता है। ये 20% शेयर में आपका तो 80% एसी से आ गया, एंड 20% आपका जो है वो वाटर डिस्पेंसर से आ गया। एंड देन देर आर न्यू वर्टिकल जैसे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजर जो इन्होंने अभी शुरू कर दिया है। देन सेकंड इज इनको रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर। तो देखो एक कंप्रेसर होता है कंपोनेंट जो आपका एसी या फिर आपका फ्रिज जो भी चीजें ठंडा करती हैं, गर्म करती हैं, आई थिंक ठंडा करती हैं उनमें, लेकिन ठंडा गर्म दोनों में होती हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि मतलब नेसेसरी नहीं है गर्म चीजों में, बट एसी और रेफ्रिजरेटर में तो होता ही है ना कंप्रेसर। तो ये जो कंप्रेसर है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये जो कंप्रेसर है ये इसी एक स्टडी के अकॉर्डिंगली 85% ऑफ कंप्रेसर्स इंडिया इंपोर्ट करती है फॉर एसी यूज। तो एसी में अगर आपको 100 कंप्रेसर यूज हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो 85 उसमें से चाइना से आते हैं, ठीक है, मोस्टली चाइना से। एंड देन उसके अलावा अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करो तो 70 से 75 कंप्रेसर, 70-75% कंप्रेसर आपके इंपोर्ट होते हैं। तो देर इज अ बिग गैप टू बी फिल्ड हेयर। बीआईएस का यहाँ पे भी वही जो इशू है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट बंद कर दे बीआईएस एक्सटेंशन जो 2026 में एक्सपायर होने वाली है इन कंपनीज की, लाइक चाइनीज कंपनीज की जहां से इंपोर्ट हो रहे हैं करंटली। तो ये न्यू वर्टिकल एक रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर में जा रहे हैं। तो रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर जो है वो थोड़े पुराने टाइप के कंप्रेसर्स हैं, थोड़े कम एफिशिएंट कंप्रेसर्स हैं। रेफ्रिजरेटर्स में वो सब चल जाते हैं, बट आजकल एसीज में रोटरी कंप्रेसर चल रहे हैं। तो ये वर्टिकल ला रहे हैं ये सिर्फ एसीज के लिए है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट अ चेंज कि रेफ्रिजरेटर में भी रोटरी शुरू हो जाएंगे कंप्रेसर्स, या एसी वाले जो है वापस आ जाएंगे रेसिप्रोकेटरी में। तो रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर्स फ्रिज में ही यूज होंगे जो ये बना रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं। देर इज अ स्कोप ऑफ ह्यूज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हेयर। H126 के एंड में प्रोडक्शन की कमेंसमेंट शुरू हो जाएगी। केपेक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इनका लाइट बिजनेस है वो इन्होंने FY24 में ऑलरेडी ये केपेक्स कर दिया था 4 करोड़ प्रोडक्ट्स पर एनम से, मतलब ईयरली से, टू 6 करोड़ प्रोडक्ट्स ईयरली। ये ऑलरेडी हो चुका है लास्ट ईयर। दूसरा एसी यूनिट में वो इंडोर यूनिट 8 लाख था, अभी भी 8 लाख है। आउटडोर यूनिट 4 लाख था, उसको ये 6 लाख करेंगे। इवेंचुअल टारगेट इस 8 लाख लेके जाएंगे क्योंकि इनको पूरा एज ए यूनिट बेचना है। तो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट साथ में बेचना चाहते हैं। हेंस आपकी इंडोर यूनिट और आउटडोर
आउटडोर यूनिट की कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। एंड तीसरा जो प्रोडक्ट है क्रॉस फ्लो फैंस, राइट, वो भी इन्हीं का ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, तो उसका भी जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही होना चाहिए, राइट। तो उसकी भी आई थिंक FY24 में क्या कहते हैं, इन्होंने बोला था 6 लाख to 8 लाख हम बढ़ा देंगे, बट अभी इट इज रिवाइज बैक डाउन टू 6 लाख। मैनेजमेंट ने बोला है कि शायद ये टाइपो है, ये 8 लाख पे हम ऑब्वियसली लेकर आएंगे FY26 में, सेम एज ODU, क्योंकि इनको एक यूनिट की तरह बेचना है सबको। नाउ जो नए यूनिट्स हैं, जो नए वर्टिकल्स हैं, पहली बात तो वाटर डिस्पेंसर, वो 1.5 लाख से 2 लाख यूनिट पर एनम लेके आएंगे इसको। पहले ये 2.5 लाख का प्लान कर रहे थे, अब 2 लाख ही कर रहे हैं, तो एक रिवाइज डाउन आया है यहाँ पे टारगेट में। हाउएवर आप बाकी दो कंपोनेंट्स को देखो, पहला डीप फ्रीजर 1.5 लाख की कैपेसिटी को 4 लाख लेके जाएंगे, यहाँ पे बड़े रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है, आई थिंक 300 समथिंग करोड़ एक्सपेक्टेड है 50-60% यूटिलाइजेशन पे ही। कंप्रेसर जो है वो कोई वहाँ पे जीरो मतलब प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी जब आएंगे तो 28 लाख यूनिट्स पर एनम से आएंगे। जो आपका इंडोर यूनिट की कैपेसिटी, जो AC मैन्युफैक्चरिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो 8 लाख ही है। तो आपका 7 to 8 लाख जो है आपका कंप्रेसर, ये इंडोर यूज करेंगे, कैप्टिव यूज करेंगे, और जो बाकी का है वो बाकी मार्केट में बाहर बेचेंगे, ठीक है। कॉन कॉल पे आते हैं। फ्रीजर प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, देवर वेटिंग फॉर दी सर्टिफिकेशन, जो भी रिसेंटली 3 जनवरी को उनको मिल गई। प्रेफरेंशियल इशू किया था, उसके शेयर अभी तक नहीं इशू कर पाए हैं, लाइक ये बेसिकली मार्केट में फ्लोट नहीं कर पाए, देयर इज सम रेगुलेटरी कंसर्न। वो आई थिंक सितंबर में, लाइक वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हाउएवर लेटेस्ट वो सितंबर तक चल सकता है, ठीक है। 2019 ये ओनली मेजरली लाइटिंग में थे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जो आउटडोर यूनिट, सॉरी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटडोर यूनिट का जो एबिटा मार्जिन है वो कम होता है इंडोर यूनिट से, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी। आउटडोर यूनिट में आप एक पंखा लगा रहे हो, इंडोर यूनिट में आप लाइक सारा उसका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारा इंडोर यूनिट्स में, तो ऑब्वियसली इंडोर यूनिट एक ज्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट होगा। हाँ, तो जो कंप्रेसर है उसका इंडिया का रिक्वायरमेंट अभी 2 करोड़ का है, स्पेसिफिकली जो ये जो कंप्रेसर बेच रहे हैं, लाइक जो ये कंप्रेसर बेच रहे थे रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर, 2 करोड़ का डिमांड है। हाउएवर ये 28 लाख की कैपेसिटी ला रहे हैं, विच इज 10 to 15% शेयर, ठीक है। वोल्टास जो है वो बिग चंक ऑफ द रेवेन्यू बनाता है, 75% रेवेन्यू अभी बनाता है। मेजरली सारी कैपेसिटी, सारा जो है वो वोल्टास को ही देते हैं, एंड अभी वोल्टास ने अगले 1-2 साल के लिए बुक किया हुआ है इनको पूरा। हाउएवर अगर वहां से थोड़ा बिजनेस कम होने लग जाए, क्योंकि जब उनको इन हाउस ही इतना मतलब उनको डिमांड दिख रहा है, तो वो इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। क्यों किसी को मार्जिन देना, जब आपको गारंटीड है कि हमारे पास इतना बिजनेस है, तो आप मार्जिन क्यों दूसरों को दोगे, राइट। अपना मतलब आप मार्जिन ऑब्वियसली अपना बढ़ाना चाहोगे, एंड यस, तो इसके कारण जो ये सारी कंपनीज है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, बट FY27 तक दे डोंट सी अ प्रॉब्लम, ठीक है। वॉशिंग मशीन ऑन ट्रैक है, 4th क्वार्टर में कंफर्म करेंगे थोड़ा सा और इस प्रोडक्ट पे कि क्या ये शुरू हो सकता है, कब शुरू होगा। 1 to 1.5% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट में जाता है, तो सिमिलर टू ईपैक, कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा FY26 का टारगेट है 1000 करोड़, ठीक है। तो FY25 जो है वो 700-750 करोड़ के आसपास आएगा, एंड FY26 1000 करोड़, राइट। तो आपका 30-40% के आसपास ही कैगर बोल रहे हैं, यही इन्होंने ऊपर लाइक PPT में भी लिखा हुआ है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। FY25 का टारगेट 700-750 करोड़ है, 8% प्लस एबिटा मार्जिन है। इस 700-750 करोड़ में से 300 करोड़ ये H1 में कर चुके हैं, तो लगभग आपको 400-450 करोड़ इन H2 करना है, और यही जब ये रिजल्ट आएंगे हमें यही चीज देखनी है, ठीक है। नाउ 1000 to 1200 करोड़ जो है उसमें जो इनका टारगेट है, अब देखो 1000 करोड़ इन्होंने बोला था, बट अब ये कंप्रेसर की फैसिलिटी ला रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो गाइडेंस है वो रिवाइज होगी। रिवाइज जब होगी, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट 1000 to 1200 करोड़ अगर ये करेंगे तो उसमें से 50% AC से आएगा, 25% आपका रेफ्रिजरेशन से आएगा, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड डिस्पेंसर से, 15% लाइटिंग से, एंड 10% कॉम्पोनेंट बिजनेस से, प्लस दिस इंक्लूड्स कंप्रेसर, ठीक है। FY27 में हाउएवर 20 to 25% इनका बिजनेस सिर्फ कंप्रेसर से आएगा, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ बेट दे आर मेकिंग ऑन कंप्रेसर्स, ठीक है। मोर क्लैरिफिकेशन ऑन द गाइडेंस विल कम इन Q4, ठीक है। एंड FY26 का एंड FY27 या जो भी वॉशिंग मशीन, ये सारी गाइडेंस हमें Q4 में मिलेगी। कंप्रेसर मार्जिन भी 7 to 8% एबिटा मार्जिन का ही है, सिमिलर टू व्हाट AC बिजनेस इज।
हाउएवर यहाँ पे जो लाइक डिमांड है सब्स्टिट्यूशन वो ज़्यादा कर सकते हैं। प्लानिंग 50-70% यूटिलाइजेशन ऑफ दिस होल क्या कहते हैं कंप्रेसर फैसिलिटी इन सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ईवी चार्जर जो है वो एक प्रोडक्ट था, लाइक उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्शन ये करने लगे थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट की 13-15% वहाँ पे मार्जिन है, बट इट डज नॉट हैव अ वेरी बिग पोटेंशियल टू मेक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ देयर रेवेन्यूज। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है वो है कि दे हैव सेड कि अभी तक जो मॉडरेट ग्रोथ, क्योंकि देखो बाकी जो 3-4 कंपनीज हैं एम्बर, पीजीईएल और ईपैक, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, राइट। 80-90% ऐसी रही है Q2 में, Q1 में भी इसके अराउंड थी। तो इन्होंने कहा इनकी क्यों कम है। द रीजन फॉर दैट इज कि मॉडरेट ग्रोथ इसलिए दिखे क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थे। ये ऑलरेडी पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, तो आप जितने भी ऑर्डर आ जाए भर ही नहीं सकते हो ज़्यादा ऑर्डर, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल कर रहे हो और एक दिन के अंदर तो कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर से मे बी यहाँ पे आपको कैपेसिटी इंक्रीज के कारण हमें ज़्यादा अच्छा लाइक इंक्रीमेंट देखने को मिले, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन दी जो उन्होंने टारगेट रेवेन्यू दिया है, ठीक है। BLDC मोटर्स के लिए भी वो इन टॉक्स में है, ये भी लाइक एक कंपोनेंट ही है आप मान लो। एंड VC कूलर्स, तो अभी ये कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स डीप फ्रीजर्स में जा रहे हैं, इसके बाद VC कूलर्स पे भी आएंगे। इस पे भी ज़्यादा डिटेल Q4 में मिलेगी। तो ये जो भी प्रोडक्ट एक्सपेंशन है, मार्जिन है एंड ये जो अगले साल की गाइडेंस है Q4 में सुनने को मिलेगी। AC एक्सपेंशन जो करंट है जो भी चल रहा है वो नेक्स्ट सीजन के लिए, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी Q3 Q4 में आप अपने पीक सीजन में पहुंच जाओगे एसी के। जब तक आपकी ये कैपेसिटी बढ़ेगी तब तक आपका नेक्स्ट सीजन जो है वो आने वाला होगा। तो ये जो करंट एसी एक्सपेंशन जो भी ये इंडोर जो आउटडोर यूनिट की कर रहे हैं, क्रॉस फ्लो फैंस की कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेंगी, इस सीजन में नहीं। तो जो पिछला पॉइंट था कि ये इनकी जो ग्रोथ है लिमिटेड क्यों रही थी कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण, तो वो इस आपको भी थोड़ी देर कंटिन्यू दिख सकती है, राइट। नेक्स्ट सीजन जब आएगा, नेक्स्ट Q3 Q4 में जब हम आएंगे, तब प्रॉबेबली यहाँ पे आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर द टू कंपनीज। एक चीज क्लियर है कि दोनों ही बिजनेसेस में दोनों ही बिजनेसेस से एक चीज पर चल रही कि एसी की डिमांड काफी है, दोनों जगह केपेक्स चल रहा है। और मतलब नाउ देयर इज कि आप बैकवर्ड कितना इंटीग्रेशन कर सकते हो। जो वर्चुएसो है उसने कंप्रेसर पे एक बिग बेट मारी है, विच विल ऑब्वियसली डिफरेंशिएट देयर क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल। उनका एक कहना भी था कि जो सारी कंपनीज हैं PGEL, ईपैक ड्यूरेबल्स, ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन एसी बिजनेस, हम वो नहीं करना चाहते थे। इनका भी 50% बिजनेस आएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं 70-75-80% तक जो है वो बिजनेस एसी बिजनेस से आता है बाकी सब में, राइट। तो ये सीन है। तो हाँ, दैट वाज ऑल। लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग इट इन नेक्स्ट क्वार्टर्स एंड आई होप ईपैक ड्यूरेबल्स का रिजल्ट अच्छा है। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू।